धड़कनों के संग-संग रक़्स बिस्मिल किस नंबर 9 पहला हिस्सा। उसने देखा कि आफ़रीन ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि उसके होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट थी, जैसे वो इन सब की एक्टिंग से एन्जॉय कर रही थी। अय्यज़ को लगा इसका दिल सीने में उछल रहा हो। उसने कभी ऐसी शर्मिंदगी दिल में महसूस नहीं की थी। उसे आफ़रीन की से आँख मिलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सच हर हाल अपनी जगह था, जिसे वो झुठला रहा था। जाफ़र यस्तानी ने चीख कर उसकी तरफ उँगली उठाई। फ़ौरन माफ़ी माँगो अपनी बहन से आफ़रीन, वरना फिर मुझसे अपना रिश्ता भूल जाना। मैं तुम्हें अपनी बेटी की हैसियत से कभी नहीं पहचानूँगा। आफ़रीन मुस्कुराई और आहिस्ता-आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ते हुए तालियाँ बजाने लगी। उसने एमसी के हाथ से माइक्रोफ़ोन पकड़ लिया। वाह! कितना शानदार शो था। मैं वाक़ई ये नहीं जान सकी ये मंसूबा किसने बनाया। क्या मिस्टर यस्तानी साहब ने या मिसेज़ यस्तानी साहिबा थी या शायद इनकी प्यारी-सी बेटी आबिश यस्तानी? नहीं मालूम, लेकिन प्लॉट बहुत ही उम्दा था। वही मान गई। ये क्या बकवास कर रही हो? नॉन स्टॉप नॉनसेंस। जाफ़र यस्तानी तो इश्तियाल में आकर फ़ौरन उसकी जानिब लपका था ताकि इससे माइक्रोफ़ोन ले सके। लेकिन आफ़रीन जल्दी से इससे दूर होकर भागकर इस टेबल की तरफ बढ़ी जहाँ वलीद गर्वेज़ी बैठा था। वलीद गर्वेज़ी तो खुद हक्का-बक्का रह गया था। बहुत सी बातें थीं जो आज से पहले नहीं जानता था और अब आफ़रीन की तेज़ आवाज़ माइक्रोफ़ोन से पूरे हॉल में गूंज रही थी। जाफ़र साहब, आपको किस बात का डर है कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ जिससे आपकी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है? वो ज़ोर से चिल्लाई थी। सब दंग खड़े ये सारा ड्रामा देख रहे थे। आप ही ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया सिर्फ़ और सिर्फ़ दादी की 80वीं सालगिरह का बहाना बनाकर। सही कहा ना? वो रुकी और उनकी हैरान नज़रों को देखकर मुस्कुराई। सिर्फ़ दुनिया पर ये साबित करने के लिए कि आप सब ने मुझे कैद किया था, ना ही तशद्दुद। ये सब झूठ था, ताकि आप फिर से अपनी कंपनी की डूबती साख बचा सकें। वाह भई वाह! कमाल का मंसूबा साज़ हैं आप लोग। वो उसकी तरफ अब घूर कर देखने लगी। मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और आ गई। फिर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। क्या ये आपकी वालिदा की 80वीं सालगिरह भी है और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हैं और पैरालाइज़ हो गई हैं? फिर भी आपने पूरे तकरीब में 1 सेकंड के लिए भी अपनी प्यारी माँ का ज़िक्र नहीं किया। कितने प्यार करने वाले और ख़्याल रखने वाले बेटे हैं आप। रियली शेम ऑन यू गाइज़। क्या आज के दिन दादी की 80वीं सालगिरह है? हाल में चारों तरफ भिनभिनाहट शुरू हो गई। ये तो नाकाबिले कबूल बात लगती है। बूढ़ी माँ की 80वीं सालगिरह का दिन है और बेटे को याद ही नहीं रहा। हैरत, कैसा बेहिस बेटा है। अल्लाह माफ़ करे। जाफ़र साहब का चेहरा लोगों की सरगोशियाँ सुनकर गुस्से और शर्मिंदगी से नीला-पीला होने लगा। मैं पहले तुम्हारा मंगनी की तकरीब बर्बाद करने का मामला देख रहा था, इसीलिए तवज्जो की कोशिश हटाने की कोशिश करना छोड़ दो। मैं यकीनी तौर पर इसके बाद तुम्हारी दादी की सालगिरह का ज़िक्र करता। वो तो अंदर ही अंदर से जलने लगा। श्योर, तो फिर वापस एंगेजमेंट सेरेमनी की तरफ आते हैं। आफरीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई। एक नई मुलाजमा के अल्फाज पर जिसे आए जुमा 8 दिन हुए हैं, आपने बिना किसी हिचकिचाहट के यकीन कर लिया, बजाय अपनी बेटी के। आफरीन ने उसे दुख और अफसर्दगी से देखा, जिस पर जाफर ने मुंह फेर लिया। क्या इससे पहले आपने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक किए? मैं जब से आई हूँ तब से दादी के साथ इनके प्राइवेट रूम में रही हूँ। रिसेप्शन शुरू होने से पहले मैं कहीं नहीं गई। मुझे यकीन है एक लग्जरी 7 स्टार होटल में कितने ही सारे सिक्योरिटी कैमरे ज़रूर इंस्टॉल किए गए होंगे। उसने पुख्तगी से कहा। उसकी बात पर पूरे हॉल में आफरीन की सहानत पर सताइश उभरी थी। अगर सिक्योरिटी फुटेज ये दिखाए कि मैडम मीडिया या रूम की तरफ मैं गई हूँ, तो ना सिर्फ मैं माफ़ी मांगूंगी बल्कि घुटने टेककर अपने गालों पर थप्पड़ भी मारूंगी। आफरीन ने एतमाद से कहा। हो सकता है तुमने किसी को पहले से ही हिदायत दे रखी हो। सिंडी कैसे पीछे रहती? तंज फेंकने में वो वैसे भी पहले नंबर पर थी। अच्छा, आफरीन ने उसे हैरत से घूरा। लेकिन मुलाज़िमा हलीमा के कहने के मुताबिक उसने मुझे मीडिया रूम में जाते हुए देखा था। क्या ये मुतज़ाद नहीं? आफरीन ने दलील से वाज़ेह किया कि अगर वो हदायत देने वाली है तो मुलाज़िमा को इस आदमी का ज़िक्र करना चाहिए था, ना कि आफरीन का। सारे मेहमान अब अच्छी तरह से मुकम्मल तस्वीर को समझ रहे थे। अगर ऐसा है तो आइए सिक्योरिटी फुटेज का मुआयना करें। वैसे भी इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा।
वलीद गर्वेज़ी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आफरीन की तजवीज़ से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। मुलाज़िमा हलीमा के चेहरे पर वहशत सी बरसने लगी। वो पूरे वजूद से काँप कर हाथ मसलने लगी थी। करीब था कि बस गिर पड़ती। हो सकता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हम खाने के बाद फुटेज चेक कर लेंगे। अभी खाने का वक़्त है, हमें खाना मिस नहीं करना चाहिए। आबिश ने जल्दी से आगे आकर सबकी तवज्जो मौज़ू से हटाने की कोशिश की। नहीं, मैं इस मसले को सुलझाए बिना नहीं छोड़ सकती। आफरीन ने उसे चुभती नज़रों से देखकर तंज़िया जवाब दिया। जब तुम सबने मुझ पर इतना मकरू इल्ज़ाम लगाया था, तो क्या आप में से किसी ने मेरे जज़्बात का एहसास किया था? ये बहुत हो गया आफरीन। हमने बाद में फुटेज का मुआयना करने का मशवरा दिया है। तुम मज़ीद क्या चाहती हो? अय्यज़ मेज़ पर खड़े आफरीन को देखते हुए भींची-भींची आवाज़ में चीखा। क्या तुम ये चाह रही हो कि बुज़ुर्ग लोग तुमसे यके बाद दीगरे माफ़ी माँगे? बकवास बंद करो अय्यज़। आफरीन ने उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उसे सख्ती से डपटा। मुझे हमेशा इस बात पर अफ़सोस रहेगा कि मैंने तुम पर अपने मासूम जज़्बात ज़ाया किए और मैं वो दिन वापस नहीं ला सकती। तुमने कहा तुम मुझे बहन की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन ये सच है कि 2 माह पहले तक हम हाई स्कूल से एक-दूसरे से मोहब्बत करते आए थे। वो फीका सा हँसी। क्या तुमको लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? या तुम समझते हो मैं वो सबूत दिखाने की हिम्मत नहीं रखती? कहीं वो सबूत शर्मनाक ना हो? खुदा जानता है तुमने गुज़रे सालों में व्हाट्सएप पर कितने हद से ज़्यादा रोमांटिक ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजे हैं। इसके बाद जो आफरीन ने मोबाइल से माइक्रोफ़ोन पर रिकॉर्डिंग चलाई, अयीज़ का रंग झील कर सफ़ेद हो गया, जैसे मुर्दा हो। बाकी पूरे हॉल में इतनी रोमांटिक गुफ्तगू सुनकर कुछ लोगों ने कानों में उँगलियाँ डाल लीं, तो कुछ ने मुँह पर हाथ रख दिया। कई की आँखें फटी की फटी रह गईं। बुज़ुर्ग अफ़राद गुस्से से अय्यज़ को देखने लगे। अय्यज़ को बेहया, बेशर्म के अलक़ाबात दिए गए। हाल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। कहीं एक सुई भी गिरती तो सब चौंकते होते। आबिश के चेहरे पर जमी मेकअप की मोटी तह भी इस वक्त उसके चेहरे की शर्मिंदगी और फीकापन न छुपा सकी। अय्यज़ अपनी पूरी जिंदगी में इस कदर शर्मिंदा और गुस्सा नहीं हुआ। वो गुस्सा और खौफ से आफरीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले कि उसके हाथ आफरीन तक पहुंचते, इसके हाथों को किसी ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। ये वलीद दरवेज़ी था, जिसने अय्यज़ के हाथ को पकड़ा था। तुमसे पहले ही हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। अब अपनी मर्दानगी का वक़ार रहने दो। इस पर धब्बा मत लगाओ। उसने अय्यज़ को सख्त नज़रों से घूरा। आफरीन इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। उसे तवक्को नहीं थी कि वलीद दरवेज़ी इसकी साइड लेगा। अय्यज़ दुरानी, मैंने तुम्हें बिल्कुल बेनकाब नहीं करना चाहा था। आखिर हम बचपन से खेल कर कूद कर बड़े हुए हैं। अब तो तुम मेरे भाई भी बन गए हो। आफरीन ताबड़तोड़ कस के तंज कर रही थी। अय्यज़ का बस नहीं चल रहा था कहाँ जाकर मुँह छुपाए। आज काफ़ी जगहंसाई हो चुकी थी। ताहम तुम बहुत ही कुछ ज़लील शख्स हो गई। और ये बात और है कि तुम मुझे उछाल कर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन तुम अपने नए रिश्ते की लालच में आकर मुझे कदमों के नीचे क्यों रौंदना चाहते हो? ये तुम किस किस्म के आदमी हो? वो हैरान थी। इसके अलावा एक और बात ज़रूर जानना चाहूँगी। क्या तुम वाक़ई में आबिश से मोहब्बत में रिश्ता गाँठ रहे हो या इस लालच में कि वो जाफ़र साहब की जायदाद का वारिस है? आफरीन की दुरुस्त शनासी पर अय्यूज़ को लगा किसी ने इसके मुँह पर सरेआम चांटा दे मारा हो। आफरीन ने अब सिंडी टर्नर की तरफ देखा। तुम एक बड़ी गुलकारा हो सिंडी। हम दोनों में कभी बेहतरीन दोस्ती थी। क्या तुम अय्यूज़ को जानती हो? लेकिन मुझे नहीं। और यहाँ तक तुमने ये ज़ाहिर किया कि अय्यूज़ किसी की तरफ मुतवज्जो कभी नहीं हुआ। वाह! लगता है सारे सेलिब्रिटीज़ तुम्हारी तरह झूठे होते हैं। तुम सिंडी गुस्से में पूरी जान से काँप रही थी। खामोश ही रहना सिंडी। हम दोनों 8 साल से दोस्त रही हैं। मेरे पास हम दोनों की अनगिनत तस्वीरें बतौर सबूत मौजूद हैं। और तुम यकीनन मुझे मजबूर नहीं करोगी कि मैं वो पब्लिक में शो करके साबित करूँ। आफरीन अब मुकम्मल पुरसुकून हो चुकी थी। उसने सब पर एक पुरसुकून नज़र डाली और फिर निगाह फेरकर अपने लोगों के सते हुए चेहरे पर डाल देखे। वो सब यूँ थे जैसे जीती हुई कोई बाजी हार कर आए हों। यहाँ पर अब सिक्योरिटी फुटेज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग ये होने नहीं दोगे। मैं अब और यहाँ रुकने की ख्वाहिश भी नहीं रखती। ईमानदारी की बात कि मैं तुम जैसे मुनाफ़िकों से बेज़ार हो चुकी हूँ। ये कहकर उसने माइक्रोफ़ोन एक जानिब फेंक दिया और खुद टेबल से कूद कर उतर आई। अब इसका रुख बाहर की तरफ था,
जितना हो सकता था उससे जल्दी वहाँ से निकलना था। वो गले-गले तक भर चुकी थी। इसको जाते देखकर सबकी शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई थी। बहरहाल पांसा पलट कर इन्हीं पर आया था। कहते हैं ना, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वही खुद इसमें गिरता है। और ये कहावत इन सब पर पूरी आ गई थी। आज आफरीन का दुनिया के आगे तमाशा बनाने वाले खुद तमाशा बन गए थे। लोग इन पर बातें बना रहे थे, सरगोशियों में। इन्हें देख-देख कर इशारे कर रहे थे। काफ़ी लोग तो नाराज़ होकर वहाँ से जा चुके थे। और ये इस कदर शर्मिंदा था कि नज़र नहीं उठा पा रहा था। आखिर सन्नाटे में आखिर सन्नाटे में अय्यज के बाप ख़याम दुरानी की आवाज़ गूंजी। आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। गुज़ारिश है खाना खाकर जाइएगा। नया जोड़ा तब तक आराम कर ले। फंक्शन फिर शुरू करते हैं। उसके साथ ही उसने शोलाबार नज़रों से अय्यज को देखा और खुद मेहमानों के करीब जाकर फ़र्दन-फ़र्दन माज़रत करने लगे। बाकी सब घरवाले भी रेस्ट रूम की तरफ चले गए, लेकिन अय्यज गुस्से से तन-फन करता आफरीन के पीछे गया। आफरीन बेचैनी से लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लिफ्ट थी कि तीसरी मंजिल पर आते-आते कहीं न कहीं रुकती आ रही थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। कुछ देर पहले की खुद-एतमादी और बहादुरी की जगह अब एक खौफ ने ले ली थी कि पहले तो वो हजूम में महफूज़ थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो तन्हा जैसे भगड़ की ख़ैर के दहाने पर खड़ी थी। कोई किसी वक़्त भी आकर इस पर हमला कर सकता था। खुदा-खुदा करके लिफ्ट तीसरी मंजिल पर आई, लेकिन इसके कदम पीछे आने वाली धाड़ पर कपकपाहट पर रुक गए। आफरीन, यहीं रुक जाओ, वरना अय्यज की तेज धाड़ सुनाई दे रही थी। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, जहां अय्यज का खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था, जो गुस्से की ज्यादती से तकरीबन मस्ख हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस पर उबल पड़ेगा, क्योंकि आफरीन की वजह से आज उसकी काफी बेइज्जती हो गई थी। जैसे ही वो खतरनाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा, किसी दराज़-कद आदमी के हेले ने इसके आगे आकर उसकी राह रोक दी। यह वलीद गर्वेज़ी था, जो किसी मुमकिन खतरे के अंदेशे से उनके पीछे आया था। अय्यज़, तुम क्या करना चाह रहे हो? वलीद गर्वेज़ी ने उसे घूरा। वलीद मामू, यही सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। ये मेरा और आफरीन का पर्सनल मामला है मामू, आप बीच में मत पड़े। मामू, आफरीन को ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ आकर उसके सर पर धड़-धड़ गिर रही हो। वो बेख्तियार चौंक कर 2 कदम पीछे हुई। अभी क्या कहा इसने? क्या इसने वलीद करवैज़ी को अपना मामू बुलाया? कहीं इसके कान तो नहीं बजे? उसका ज़हन मुकम्मल उलझ गया। अगर वलीद अय्यज़ का मामू है तो शहराम कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अय्यज़ वहीं रुक जाओ। आज तुम्हारी मंगनी है। जाओ, ऊपर वापस जाओ। वलीद ने इसे मुश्तिल देखकर झंझोड़ा और गाल पर थपकी देते तंबीह की। मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी इसने बर्बाद कर दी। इसने आफरीन की तरफ उंगली उठाकर अय्यज ने शोलाबार नजरों से उसको घूरा। इसकी आंखें ऐसी थीं कि गोया खून निगल रहा हो। वो इज्जत जिसे मैंने सालों कमाया था आज इसकी वजह से बर्बाद हो गई। सिर्फ इस औरत की वजह से। अभी आप कहते हैं मैं खामोश रह जाऊं? क्यों मामू? क्यों? चीख चीख कर जैसे इसका गला रंध गया। आफरीन की वजह से तुम्हारी मंगनी बर्बाद नहीं हुई। मैंने खुद उन लोगों को देखा है जिन्होंने इसके खिलाफ साजिश की थी। तुम उन लोग ही थे जिन्होंने इस बेचारी मासूम लड़की को फंसाने की कोशिश करी। वलीद का चेहरा नागवारी लिए हुए था। देखो यीस्ट, तुम दुरानी कॉरपोरेशन को वरासत में लेने के लिए तेजी से काम ले रहे हो और इसके लिए गलत कदम उठा रहे हो। इस तरह तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। आज तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि तुमने आफरीन के साथ ज्यादती में इंतहा कर दी थी और ये बहुत ज्यादा था। वलीद आहिस्ता आहिस्ता नरमी से समझा रहा था। इसके अल्फाज ने आफरीन को मुतवज्जो किया। क्या वो बिल्कुल भी इस आदमी से तवक्को नहीं कर पा रही थी कि वो इसे इतना समझेगा? मामू, मैंने आज कई बार आपको आफरीन की साइड लेते देखा है। क्यों? इस बात का क्या मतलब है मामू? आप मुसलसल उसकी साइड ले रहे हैं। कहीं अय्यज कहते-कहते रुक गया। इसकी बात पर आफरीन ने भी नासमझी से वलीद गर्वेज़ी को देखा था। क्योंकि मुझे इससे जानने के मौके मिले हैं और जो कुछ मैंने जाना और देखा है, वो है कि आफरीन काफ़ी अच्छी लड़की है। अगर वो मुझे मौका दे, तो वो एक दिन तुम्हारी मामी भी बन सकती है। वलीद ने बिल्कुल भी अपनी सोच नहीं छुपाई। इसकी बात पर आफरीन दंग रह गई। डैम इट! वो तकरीबन अब अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने वाली थी। अय्यज़ खुद अपने मामू की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि इसकी साहब का मंगेतर उसके मुस्तकबिल में मामी बन जाए।
اس کے علاوہ اس کے لیے یہ تصور کرنا ہی مشکل تھا کہ آفرین کسی اور آدمی کے ساتھ رشتہ بنائے۔ یہ اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ ولید ماموں، مجھے لگتا ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے معصوم نہیں ہوتے جتنے اوپر سے نظر آتے ہیں۔ ایز کسی بھی طرح آفرین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے زیادہ تجربہ ہے بھانجے، اور میں تم سے چند سال بڑا بھی ہوں، اس لیے تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں۔ ولید گرویزی نے نرمی سے اس کے کالر کی اندیکھی مٹھی ہاتھ کی مدد سے جھاڑتے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، خود تم اپنے آپ کو دیکھو۔ تم خود کس قسم کے آدمی ہو جو اپنی سابقہ بچپن کی دوست پر تانا زنی کرتے رہے، جو بچپن سے تمہارے ساتھ ساتھ پلی بڑی ہے۔ ایس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دادا اور دادی اسے کبھی بھی خاندان میں قبول نہیں کریں گے۔ ولید ماموں، ایس نے ایک اور بہانہ بنایا۔ یہ صرف میرے لیے ہے یا تمہارے لیے؟ مجھے یقین ہے کہ تم خود اس کا جواب کسی اور سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوگے۔ ولید نے اسے چپتی نظر سے دیکھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، ایک زمانہ شناس آدمی تھا۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی واقف تھا۔ کس وقت کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، ولید گرویزی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا جو اپنے نفع و نقصان کا پہلے سوچتے ہیں۔ اس وقت آواز کے ساتھ لفٹ کھل گئی۔ ولید گرویزی بھی آفرین کے ساتھ ہو لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایس کا غصے و شرمندگی سے تمتماتا ہوا چہرہ بھی دروازے کے پار رہ گیا۔ لفٹ کے اندر بند جگہ میں آتی آفرین انکہے احساسات سے مغلوب ہو گئی، جنہیں حال میں بہادری کے ساتھ دبا گئی تھی۔ اب وہ ایک ڈری ڈری سی سہمی ہوئی آفرین لگ رہی تھی۔ کافی سارے بھید اس پر کھلے تھے، کافی راز افشاں ہوئے تھے، بہت سے لوگوں کو وہ جان گئی تھی۔ ولید اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو مسلسل نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سر پھٹتے چہرے کو دیکھ کر وہ نرمی سے مسکرایا اور سر پر تھپکی لگائی۔ آپ نے تو کافی ہمت دکھائی کہ سب کے سامنے ٹیبل پر ہی چڑھ گئی۔ ایمانداری کی بات تو یہ تھی کہ وہ واقعی اس کے عمل پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ تقریب اس کی زندگی کی یادگار تقریب رہی تھی۔ جب وہ ٹیبل پر اچھل کر کھڑی ہوئی تھی تو اسے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر آفرین نے اس کے ہاتھ کے ٹچ سے خود کو دور کیا۔ وہ اس وقت قدرتی طور پر الجھی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن بالکل بھی حاضر نہیں تھا، مختلف سوچوں نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ گرویزی صاحب، اب واقعی میں ایس کے ماموں ہیں؟ اس نے جیسے پھر سے یقین کرنا چاہا۔ بالکل۔ ولید گرویزی نے سر ہلا کر مان لیا کہ وہی ایس کا ماموں ہے، اس کی ماں کا بھائی۔ مجھے بھی کچھ وقت پہلے پتا چلا تھا کہ آپ یزدانی صاحب کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ میں آپ کی اور ایس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر آپ کی باتیں کرتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایس تھا جس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ میں آپ سے اس کے لیے سچی دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنے ولا کی رینوویشن کے دوران مجھے اچھی طرح آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو چکا ہے۔ آپ واقعی قابل تعریف ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسلسل اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ادھر آفرین جیسے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ تو یہ آدمی بھی پہلے سے سب جانتا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ دور کے رشتہ دار ہیں؟ آفرین جیسے کسی گہری کھائی سے بول رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک سوچوں کے مختلف الجھاؤ میں تھا۔ میں سمجھا تھا آپ یہ جان کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ دوسرے معنی میں نہیں چاہتا تھا آپ مجھ سے ایس کے ماموں ہونے کے ناطے نفرت کریں۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ میری آپ کے لیے تعریف سچائی پر مبنی ہے، ولید گرویزی نے آہستگی سے کہا۔ آفرین نے ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کی۔ معاف کیجیے گا، ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ کیا ایس کا کوئی دوسرا ماموں بھی ہے؟ یہ پوچھتے اس نے ولید سے بالکل نظر نہیں ملائی تھی۔ اس کے سوال پر وہ ششدر رہ گیا۔ کچھ پل تو حیرانگی کے سمندر میں ڈوبا رہا، جیسے سمجھ میں نہیں آیا ہو کہ کیا جواب دے۔ پھر حیرت کے سمندر سے باہر آتے ہی بے اختیار نفی میں سر ہلا کر مسکرایا۔ بالکل نہیں۔ آفرین یہ سن کر ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا ذہن اب سوچنے سمجھنے سے مکمل عاری ہو گیا۔ وہ دنگ سی ایک جگہ کھڑی تھی، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ اس کا رنگ مردے جیسا ہو گیا۔ بلا شبہ اس کی زندگی کا آج بدترین دن تھا۔ یہ احساس کہ وہ جس شخص کے ساتھ زبردستی بندھ گئی وہ کوئی دوسرا شخص ہے، تو ایسا لگا تھا جیسے اس کی کشتی کنارے پر آنے سے پہلے ہی بیچ منجھدار میں ڈوب گئی ہو۔
उसे लगा जैसे वो भी यूं ही डूब कर खत्म हो जाएगी। तो ये साबित हुआ कि शहराम सूरी अय्यज का मामूल नहीं था। किस्मत ने उसे गलत शख्स की तरफ धकेला था। और ये फरिया, इसकी तो मैं अच्छी तबीयत साफ करूंगी। ये वही औरत थी जिसने बबांग के तहत दावा किया था कि उसने दुरुस्त शख्स की तशख़ीस की है। उसने दिल में पक्का पक्का इरादा कर लिया कि फरिया को आसानी से मरने नहीं देगी। वो इसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर देगी। इसकी ज़िंदा ही खाल उतार देगी। ये फरिया ही थी ना जिसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसने बिल्कुल सही आदमी दिखाया है। इस बात ने आफरीन को एक गहरी दलदल में जा धकेला। एक गहरी दलदल जिसे वो अब कितने ही हाथ पांव मारते निकल नहीं सकती थी। हेलो, आपकी तबीयत तो ठीक है मिस आफरीन? वरीद उसके उड़ते चेहरे के रंग को देखकर बेचैनी से बोला। वो ऐसी थी जैसे अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। अपने आप से गाफिल। उसे पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ खड़ी है। हम्म वो पूरी तरह अपने ख्यालों से चौंकी। हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद अपनी जंग आप लड़ते लड़ते थक गई हूँ। वो थकी थकी सी लगी। हो सकता है घर जाकर आराम करने से बेहतर महसूस करो। लिफ्ट खुल गई थी। आफरीन ने कदम बाहर निकाले थे। लिफ्ट से बाहर आते ही आफरीन को सब कुछ बदला बदला सा लगा, जैसे इसके इर्द गिर्द हर चीज इसके एहसासात के साथ चेंज हो गई हो। वलीद गर्वेजी ने भी इसके साथ पेशकदमी की। चलें, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। वलीद गर्वेजी ने उसके ख्याल से पेशकश की। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ। उसने हाथ हवा में लहराया। मुझे अकेला जाने दें अय्यज के मामू। आफरीन को खदशा था कि वो कहीं पछतावे में आकर समंदर में ना कूद जाए। बहुत बेहतर। प्लीज़ ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। घर पहुंचकर खैरियत का मैसेज भेज दीजिएगा। वो इसकी कार तक उसके साथ चला। होटल पहुंचकर उसने फौरन फरिया को कॉल मिलाई। कहाँ हो तुम? मेरा अभी अभी टेस्ट खत्म हुआ है। अब लंच के लिए कहीं जाने का सोच रही हूँ। फरिया की थकी थकी और बेजार आवाज़ आई। इसके बाद मेरा एक और टेस्ट है और हाँ, मैंने सवेर प्रवास को फ़ोन करके तुम्हारी खैरियत पूछी थी। तुम्हारे सारे कारनामे मुझ तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुँच गए। ऑसम यार! यू डिड ग्रेट जॉब मेरे बच्चे। फरिया चहकी थी। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ है जो मुझे भी तुमको बताना है और हाँ, अच्छा है कि अपने लिए हेलमेट और बॉडी आर्म्स का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि गलती से मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। इसकी आवाज़ खौफनाक हद तक सर्द थी। इसकी बात ने फरिया को हैरान कर दिया। क्या मेरे से कुछ गलत हुआ है? वो वाक़ई हैरान थी और मुतजस्सिस भी। ये पूछो, तुमसे क्या नहीं हुआ? तुमने मुझसे बुरा ही नहीं किया, बल्कि मुझे ज़िंदा कब्र में धकेला है फरिया। आफ़रीन जो अब खुद पर कंट्रोल खो बैठी थी, अब वो बुरी तरह चीख रही थी। शहराम अय्यज का मामू बिल्कुल नहीं है। तुमने मुझे गलत शख्स से मिलाया फरिया। बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। वो तेज़ आवाज़ में इस पर चीखी थी। बस नहीं चल रहा था कि फरिया को फ़ोन के रिसीवर से निकालकर गिच्ची में रोड़ डाले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फरिया को समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। इससे कोई जवाब न बन पाया। वो तो खुद शॉक्ड थी। मैं आज अय्यज के मामू से मिली थी और वो शहराम सूरी से बदल कर वलीद गर्वेज़ी बन गया। वही आदमी कुछ दिन पहले मुझे जिसके बिना का प्रोजेक्ट दिया गया। आफ़रीन को लगा जैसे वो बस अभी रो पड़ेगी। ओह अल्लाह! आखिर मुझे ऐसी कौन-सी गलती हुई थी जिसकी सज़ा इतनी बड़ी मिली? वो अब बुरी तरह रोने लगी थी। ये इसकी ज़िंदगी का नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान था, नाक़ाबिल तलाफ़ी। दूसरी तरफ से फ़रिया बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। तो क्या उसके अपने भाई ने गलत बताया या खुद इसको समझने में गलती हुई? जो भी था, उसने आफ़रीन की पूरी ज़िंदगी का नुकसान कर दिया था, जिसकी तलाफ़ी अब नामुमकिन थी। 2 घंटों बाद वो फरिया के सामने थी, उदास-उदास सी। आफ़रीन उस वक़्त रो-रो कर तकरीबन थक चुकी थी। अब सूजन ज़दा नम आँखों के साथ सोफ़े पर हारे हुए जवारी की तरह बैठ गई थी। उसे फरिया को देखने का बिल्कुल जी नहीं था। फरिया किसी से वाक़ई हेलमेट उधार लाई थी। मारने के असूल होते हैं, तो मुझे कहीं भी मार कर अपना गुस्सा निकाल सकती हूँ, लेकिन चेहरे को निशाना मत बनाना। फरिया ने उसे अफ़सरदगी से देखा। आफ़रीन बेबसी और दुःख से उसे देखकर मुस्कुरा दी। तो फिर मेरे साथ दरिया में कूद जाओ। कूद सकती हो? फरिया ने अफ़सोस में सर हिलाया। तुम्हें पता है आफ़ी,
تم سے بات کرنے کے بعد پورے 30 منٹ تک اپنی غلطی پر غور غور کرتی رہی۔ میں نے اس منظر کو واپس بار بار سوچا جب میرے بھائی نے روڈ پر چلتے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایزد کا ماموں ہے۔ اس وقت دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ شہرام بھائی یقیناً ان دو میں سے ایک تھا۔ ان کا انداز دبنگ تھا اور شخصیت میں کسی بادشاہ کی سی شان تھی۔ میں واقعی متاثر ہو گئی تھی اور قدرتی طور پر شہرام بھائی نے میری توجہ کھینچی تھی۔ فریہ سب یاد کرتے ہوئے بولی، اور قدرتی طور پر تم نے یہ خود ہی سوچ لیا کہ یہ خوبصورت آدمی ہی ایس کا ماموں ہو سکتا ہے۔ آفرین نے اس کی بات میں دخل اندازی کی اور تکلیف سے ہنسی۔ اس کی بات پر فریہ نے شرمندگی اور پچھتاوے سے سر جھکا دیا اور ایک ہاتھ کے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ اندرونی انتشار تھا جس کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پر ناخن دانتوں سے کترنے لگی تھی۔ یہ صحیح کہا کہ میں نے فطری طور پر قیاس کر لیا کہ یہی خوبصورت آدمی ایس کا ماموں ہو سکتا ہے۔ دوسرے آدمی نے توجہ نہیں کھینچی۔ کیا وہ آدمی اس جیسا دکھتا تھا؟ آفرین نے موبائل گیلری سے ایک تصویر سرچ کر کے اس کے آگے کی۔ یہ تصویر اس نے تب نکالی تھی جب ولا کی رینوویشن کا کام شروع کیا تھا۔ میں نے اس وقت توجہ نہیں دی تھی، لیکن یہ آدمی بالکل اس آدمی کے جیسا دکھتا ہے۔ تو کیا یہ ایس کا ماموں ہے؟ فریہ نے کچھ ہچکچا کر اسے دیکھا۔ اس کی بات پر آفرین اپنے درد کرتے سینے پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ اف اللہ، تمہاری اس غلط تشخیص نے میری زندگی ہی تباہ کر دی فریہ۔ کیا تم جانتی ہو فریہ، ان گزرے مہینوں میں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ آفرین کی آنکھیں پھر سے برسنے کے تیار تھیں۔ ہر روز اس بد اخلاق آدمی کی بد زبانی، بد سلوکی کی وجہ سے میں پاگل ہونے کے قریب ہو جاتی تھی۔ کیا نہیں کرنا پڑا مجھے، اس کے کپڑے سے دھونے سے لے کر اس کا گھر صاف کرنے اور کھانا پکانے تک۔ میں نے خود کو مفت کی نوکرانی بنا لیا۔ آفرین اپنے ہاتھوں کو گھورتے جیسے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جب کبھی میں حوصلہ ہارنے لگتی تھی، میں خود کو خود ہی حوصلہ دیتی تھی کہ یہی برداشت مجھے ایس کی مامی کے رتبے پر فائز کرے گی۔ لیکن آخر میں مجھے پتہ چلا کہ میں تو ایک غلط آدمی سے امیدیں باندھ لی تھی۔ فریہ جو پچھتاوے کے بوجھ سے گردن جھکائے ہوئی تھی، اس کی آخری بات پر لب بھیج کر رہ گئی۔ آنسو آفرین کے گالوں پر نالے کی طرح بہہ رہے تھے۔ سر ہلاتے وہ بے بسی سے مسکرائی۔ مجھے معاف کر دو آفی۔ فریہ کی آواز گویا شرمندگی کی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا اگر میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواؤں تو ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے؟ آفرین نے اسے خون چھلکاتی نظروں سے گھورا۔ پہلے تمہاری غلط نشاندہی نے میری زندگی تباہ کر دی، اب تم اپنے بڑے بھائی کو بھی اس میں گھسیٹنا چاہتی ہو۔ اس کی بات پر فریہ کی آنکھیں پچھتاوے سے بھر گئی۔ بھول جاؤ فریہ، یہ شاید کرما ہے۔ تم نے تو بنا کسی ارادے سے مجھے صرف وہ آدمی دکھایا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو ایز سے بدلہ لینے اس آدمی کے پاس گئی۔ یہ میں ہی تھی جس نے منصوبہ بنایا۔ کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے فریہ۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنے آنسو بے دردی سے پونچھ کر خود کو ہی قصوروار گردانا۔ یقیناً میں نے اپنے پچھلے جنم میں کوئی خطا کی ہوگی جس کی سزا مجھے اس جنم میں ملی ہے۔ اس کی بات پر فریہ نے اسے نمناک شکایتی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مت کہو ایسا۔ پھر جیسے اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھی۔ او ہاں، تم نے بتایا تھا نا کہ ودا کا مالک تم میں دلچسپی لے رہا تھا اور یہی شخص اصل میں ایس کا ماموں ہے۔ تو اب اگر شہرام بھائی نے تمہیں چھوڑ دیا تو چانس بہرحال موجود ہے۔ فریہ نے اسے جیسے نئی راہ دکھائی، جس پر آفرین نے اسے غصے اور تعصب سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے افسوس ہوا۔ آفرین کو فریہ کی بچگانہ سوچ پر افسوس ہوا کہ شادی کوئی گڈے گڈے کا کھیل تھی۔ ایک کے ساتھ ناکام ہو جائے تو جلدی سے دوسرے سے رشتہ بنا لیا۔ ولید گرویزی یقیناً بہت نرم طبیعت کا انسان ہے۔ اگر میں شہرام سے پہلے اس سے ملتی تو یقیناً آج ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے، لیکن اب ناممکن ہے فریہ۔ آفرین نے چھت کو گھورتے گہری سانس لے کر خود کو منفی سوچوں کے اثر سے نکالا۔ پریشان کیوں ہوتی ہوں؟ چانس اب بھی موجود ہے، تم سوچو تو۔ فریہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جیسے اسے نئی ڈھگ پر لانا چاہا۔ کیسا چانس؟ آفرین نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ بھولو مت کہ میں شہرام کی قانونی بیوی ہوں۔ ولید گرویزی کے والدین ایک ایسی لڑکی سے کبھی رشتہ نہیں کریں گے جو پہلے سے شادی شدہ رہ چکی ہو۔ آفرین نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے اب کوئی خواب نہیں دیکھنا فریہ۔
اب میرے لیے اچھا ہے کہ میں اپنی پوری توجہ ڈیزائننگ پر دوں اور پیسہ کماؤں۔ آفرین کو تو اس کی بات پر کرنٹ کھا گئی، لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھے طلاق سے دینے سے انکار کر دے۔ آفرین بری طرح کنفیوز تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے پر خوشی سے تالیاں بجائے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔